हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बजट 2024-25 जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर हम बजट 2024-25 का जो भी आपका आया है, किसको हम कवर करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन या आरओआर का जो कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसपे महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन्हें हम ये इसके माध्यम से देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, संविधान में हमारे बजट को क्या कहा जाता है। तो ये ध्यान देना है आपको, क्या कहा जाता है? एनुअल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसका उल्लेख आर्टिकल 112 में है, ठीक है। आर्टिकल 112 से लेकर 117 के मध्य में आपके वित्त से संबंधित यानी फाइनेंस से संबंधित ये आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 114 में क्या कहा गया है? तो संसद की स्वीकृति के बिना भारत की जो संचित निधि है, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हम धन नहीं निकाल सकते, यानी बिना संसद की अनुमति के भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए बजट हर साल आपका आता है, ठीक है। सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया है? तो मोरारजी देसाई जी ने किया है 10 टाइम के। ये चीज आपको ध्यान देना है। और निर्मला सीतारमण जी ने 7 बार बजट पेश किया है, ये भी एक रिकॉर्ड है। अब यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, पीएम गरीब कल्याण योजना को देखिए 5 साल, अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और इससे लगभग 80 करोड़ लोग हैं जो कि प्रॉफिट पाएंगे, यानी उन्हें लाभान्वित होंगे। 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को। देश की जनता कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़ में से यानी आप देखेंगे आधे लोग। इसका मतलब यही है, इस योजना से ही पता चल रहा है कि भारत में कितनी गरीबी है, आप समझ सकते हैं। बजट की थीम क्या है? देखिए, बजट की थीम 4 थीम पर आधारित है। ये चीज आपको ध्यान देना है, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। ये 4 इसकी थीम है। बजट की देखिए प्राथमिकता यानी प्रायोरिटीज कौन कौन सी, ये भी आपको ध्यान देना है। 9 प्रायोरिटीज है। देखिए, यहाँ पर प्राथमिकता पूछेगा तो 9 प्राथमिकताएं आपको याद रखनी है, और थीम आपकी 4 है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। अब जी देखिए, प्रायोरिटीज में आप देखिए, पहला क्या है? प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर है। दूसरा आपको क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज है। तीसरा आपका देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। चौथा आपका अर्बन डेवलप है। पांचवा आपका इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। छठवां है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस है। इसको देखिए एनर्जी सिक्योरिटी है। इसको एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग है। और लास्ट क्या है? नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है, ठीक है। अब देखिए, बिहार और आंध्र को काफी ज्यादा इस बजट से फायदा मिला है, क्योंकि बिहार में देखिए जो आपकी जेडीयू की पार्टी है, नीतीश कुमार जी की, उन्होंने गठबंधन में साथ दिया है आपकी केंद्र सरकार में। और आपके आंध्रा में जो भी पार्टी है, जगह आपके चंद्रबाबू नायडू जी की, उन्होंने भी केंद्र में सपोर्ट दिया है एनडीए को। तो इसलिए बिहार और आंध्र को काफी ज्यादा फायदा मिला है। तो बिहार में आप देख सकते हैं 26,000 करोड़ का बजट जो है रोड प्रोजेक्ट्स के लिए बिहार में दिया गया है। और बिहार को ध्यान में रखते ही यहाँ पर देखिए पूर्वोदय प्लान भी लाया गया है। पूर्वोदय प्लान है क्या? तो ऑलराउंड डेवलपमेंट इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में करने के लिए इस पूर्वोदय प्लान को लाया गया है। इसमें आपको राज्य ध्यान देना है, बिहार शामिल है, झारखंड शामिल है, वेस्ट बंगाल शामिल है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये राज्य आपके शामिल है। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए, आंध्र में 15,000 करोड़ का बजट जो है लगभग उन्हें दिया गया है। राजधानी क्षेत्र जो आपकी अब हो गई है क्या? अमरावती, इसे विकसित करने के लिए इतना बजट इन्हें भी दिया गया है, 15,000 करोड़ का बजट, ठीक। अब देखिए, जो प्राथमिकता है इनमें देखिए, पहला एग्रीकल्चर में देखेंगे तो देखिए एग्रीकल्चर में नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाया जाएगा, ठीक है, यानी सहकारिता पॉलिसी जाएगी, जिसके माध्यम से आपके एग्रीकल्चर में सुधार हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ऑयल सीड्स जो है इनमें देखिए मस्टर्ड हो गए, ग्राउंडनट हो गए, सोयाबीन, इनमें आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है। और रिसर्च किया जाएगा ऑयल सीड पर, ताकि भारत में अधिक से अधिक इनका उत्पादन हो और हम आयात हमें ना करना पड़े। ये चीज आपको ध्यान देना है। एग्रीकल्चर रिसर्च को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने की बात कही गई है। इसको देखिए नेचुरल फार्मिंग के लिए देखिए 1 करोड़ किसानों को तैयार करना है अगले 2 साल में। ये चीज आपको ध्यान देना है। और 10,000 लगभग यहाँ पर रिसोर्स सेंटर स्थापित करने की बात कही गई है पूरे भारत में। दूसरी प्राथमिकता देखिए एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग इंपॉर्टेंट है, इस बार काफी ज्यादा इस पर ध्यान दिया गया है। ये चीज आप देखिएगा। देखिए, पहली टाइम यदि कोई भी नौकरी करेगा तो उसे देखिए गवर्नमेंट 15,000 रुपए देगी, 3 किस्तों में देगी। ये चीज आपको ध्यान देना है, जिससे 2.10 करोड़ युवा जो है लाभान्वित होने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये फर्स्ट टाइम नौकरी कहाँ पाएंगे? तो आपको जो है फॉर्मल सेक्टर पर। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर आप फॉर्मल सेक्टर पर जब नौकरी पाएंगे तभी आपको इस स्कीम का फायदा मिलेगा, यानी ईपीएफओ आपका अकाउंट यदि खुलेगा। और ईपीएफओ अकाउंट वही
कंपनियां ये संस्थान खुलवाते हैं जो फॉर्मल सेक्टर से जुड़े होते हैं। ठीक है, 5 साल के पीरियड में 20 लाख युवाओं को इसकी करने की बात कही गई है। 1000 जो ITI हैं इनको अपग्रेड करने की भी बात कही गई है। हायर एजुकेशन के लिए देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट लोन देने की बात कही गई है लगभग 10 लाख तक का। ये चीज आपको ध्यान देना, और देश के अंदर बात की गई, यानी देश के अंदर आप हायर एजुकेशन करेंगे तो आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए पूर्वोदय योजना शामिल है, इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपके वेस्ट बंगाल शामिल है। उनके आल वहाँ पर हर प्रकार के डेवलपमेंट को करने की बात कही गई है। PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये आपको ध्यान देना है इस अभियान को। इस पे आप देखिए 63,000 गांव इससे लाभान्वित होंगे और 5 करोड़ आदिवासी भी इससे लाभान्वित होंगे। देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लगभग 100 ब्रांच जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में खोले जाएंगे, जो कि आपके असम हो गए, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब आपके जो नॉर्थ ईस्ट रीजन पड़ता है। मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज की बात कर लेते हैं, ये आपकी चौथी, ये आप देख सकते हैं प्रियोरिटी है। यहाँ पर देखिए मुद्रा लोन में जो तरुण श्रेणी में 10 लाख तक का लोन दिया जाता था उसे 20 लाख तक का कर दिया गया है। ठीक है, जो टॉप 500 कंपनीज हैं इनमें देखिए 1 करोड़ जो युवा हैं इनको 5 साल में इंटर्नशिप देने की बात कही गई है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5,000 रुपये प्रति मंथ भी देगी। यहाँ पर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात कही गई है, और क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल मिशन जो कि आपके क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उनको भारत में उत्पादन किया जा सके, इन सब चीज़ों के लिए ध्यान दिया जा रहा है। देखिए अर्बन डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, तो अर्बन डेवलपमेंट देखिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। जैसे आप ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यही आपको जैसे मेट्रो वगैरह कराने, यानी वहाँ पर सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हो एक ही जगह पर, तो उसे हम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए वाटर मैनेजमेंट के लिए 100 बड़े शहरों में सुधार करने की बात करिए दोस्तों, तो क्या ही कहा जाए। वाटर ड्रेनेज सिस्टम इतना हमारे देश का खराब है कि कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली में एक दिन बारिश हो जाए ना, 2-2.5 घंटे, तो वहाँ वाटर जल आप देखते हैं जल स्तर बढ़ जाता है और रोड वहाँ की नदियाँ बन जाती हैं। वर्तमान में आप देखेंगे जो राव कोचिंग सेंटर में राव IAS इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर जो दुर्घटना हुई जिनमें रिकॉर्ड के अनुसार तो 3 लोगों की मरने की खबर है, लेकिन और भी ज्यादा कह रहे हैं, तो यही एक कारण है सबसे बड़ा। अब देखिए क्या सुधार होता है, कुछ समझ में नहीं आता हमारे देश में सुधार कैसे क्या होता है, विकास कैसे क्या होता है। एनर्जी सिक्योरिटी आपकी 6वीं प्राथमिकता है। इसमें देखिए भारत स्मॉल रिएक्टर्स स्थापित करने की बात की गई, ये ध्यान देना है आपको। भारत स्मॉल रिएक्टर्स है क्या, तो छोटे छोटे न्यूक्लियर एनर्जी के रिएक्टर से जिन्हें स्थापित किया जाएगा। इस पे देखिए प्राइवेट कंपनियां भी इनमें शामिल होंगी। ठीक है, अगला पॉइंट है NTPC और आपका भेल जो है, ये दोनों मिलकर आपके थर्मल पावर प्लांट को लगाएंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये चीज आपको ध्यान देना है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलने वाली है और 300 यूनिट तक की इससे बिजली फ्री हो जाएगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हो। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार खर्च कितना किया जा रहा है, तो 3.4% ऑफ GDP, जितनी हमारी GDP है उसका 3.4% खर्च किया जा रहा है, ध्यान देना है। और ये राज्य कितने हैं, तो 11.11 लाख करोड़ है। राज्यों को 1.5 लाख करोड़ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात कही गई है राज्यों को। ठीक है, PM ग्राम सड़क योजना का फेज 4 यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, और यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए रोडों को जो है ऑल वेदर होनी चाहिए, यानी सभी प्रकार के मौसम में वो रोड चल सके, ऐसी रोड बनाने का यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, ये चीज आपको जानना है। ये योजना आपकी 2000 में शुरू होती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए टूरिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए विष्णुपाद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, ये दोनों आपके कहाँ हैं, तो बिहार में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इन्हें आप देखते हैं जैसे बनारस का जो वाराणसी कॉरिडोर बनाया गया है, महाकाल मंदिर जो आपका जिस पर सुधार किया गया है, वैसे ही विष्णुपाद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल को सुधार करने की बात कही गई है। राजगीर में एक समग्र विकास की बात की गई है। राजगीर में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित आपका ये स्थान है। और नालंदा का विकास करने की भी बात कही गई है। उड़ीसा का विकास करने की बात की है। उड़ीसा में देखिए टेम्पल हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, सेंचुरी हो गई, और जो आपके नेशनल पार्क्स हो गए, इनमें विकास करने की बात कही गई है। ठीक है, इसको देखिए इनोवेशन रिसर्च और डेवलपमेंट की बात कर लें तो ये 8वीं प्रायोरिटी है। तो इसमें देखिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और स्पेस इकोनॉमी के लिए कितना बजट दिया गया है, ये आपका लगभग देख सकते हैं 1000 करोड़ का बजट दिया गया है। इसको देखिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ये आपका लास्ट क्या कहते हैं प्रायोरिटी है। इस पे आप देखेंगे लैंड्स की पहचान के लिए यूनिक लैंड
पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या इसे भू आधार कहते हैं, इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, डाटा का डिजिटलाइजेशन करने की भी बात इसके माध्यम से की गई है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसको देखिए, अब ये योजनाएं और आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो आपके मुख्य बातें। अब यहाँ देखिए हम रिसिप्ट यानी जो प्राप्ति यानी सरकार को रुपया कहाँ से मिलेगा उनकी बात करने वाले हैं। रिसिप्ट देखिए दोस्तों, आपकी दो प्रकार की होती है, एक रिवेन्यू होती है और एक कैपिटल होती है। रिवेन्यू में क्या आता है, जैसे टैक्स हो गया, जीएसटी, यानी जो भी हम टैक्स के माध्यम से या जीएसटी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और कैपिटल में आप देखिए जो लोन लेते हैं या आप कर्ज लेते हैं, ये आप इसके माध्यम से आते हैं कैपिटल में। देखिए रिवेन्यू आपकी कितना हुआ है, राजस्व प्राप्तियां कितनी है, तो 31.3 लाख करोड़ है और कैपिटल है 16.9। इनको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब या इतना इन दोनों को आप जोड़ देंगे ना, तो यही आपका बजट बन के तैयार हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात कर ले। देखिए एक्सपेंडिचर भी आपको ऐसे होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व जो खर्च होता है, और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ये गवर्नमेंट को चलाने के लिए होता है, इस पे आपकी सैलरी हो गई, और जो भी सरकार को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य को करने के लिए जो भी काम किए जाते हैं, जो भी खर्च है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। ये चीज आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके 37.1 लाख करोड़ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 15 लाख करोड़ है। यानी देखिए आप, इसका रेवेन्यू का आधा भी नहीं है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको सोचने की जरूरत है कि हमारे देश का बजट कैसे क्या तैयार हो जाता होता है। अब देखिए फिजिकल डिफिसिट की बात कर लेते हैं, ये आपका राजस्व घाटा है। ठीक है, राजस्व घाटे की बात की, देखिए कितना है, 4.9% है जीडीपी का 4.9% है। और इसे देखिए अनुमान क्या किया गया है कि फाइनेंशियल 2026 में 4.5% तक लाने की बात इसके माध्यम से की गई है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको देखिए, अब आपका रुपया आता कहाँ है, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो रुपया आता है उसमें क्रम पूछ लेता है, सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा जाता कहाँ है। इसमें देखिए ये आता कहाँ से, ये आपको ध्यान देना है। रुपीज कम फ्रॉम कहाँ से आता है, देखिए पहला आपका बारोइंग एंड लाइबिलिटीज, 27% जो है हम कहाँ से बारोइंग यानी कर्ज लेते हैं, यह हमारे अंदर जिम्मेदारी है, लाइबिलिटीज है, ये आपके 27% यहाँ से आता है। दूसरा आपको देखिए इनकम टैक्स से आता है 19%। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं, ये रुपये वहां से आता है, 27% आपके बोरोइंग से हो गया, 19% इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी से 18% आता है जो कि पूरा देश जीत देता है। और इनकम टैक्स 8% के आसपास जो है हमारे 140 करोड़ देशवासियों में से मात्र 8% लोग देते हैं। जीएसटी आपका 18% है। तीसरे नंबर पर कॉर्पोरेट टैक्स आप देखिए 17% आपके चौथे स्थान पर आता है। कॉर्पोरेट टैक्स दोस्तों बड़े बड़े इंडस्ट्री मैन हो गए, जो आपके देखते हैं बड़े बड़े लोग हैं, वो चौथे नंबर पर आ रहे हैं। और सुविधाएं उन्हीं को सबसे ज्यादा मिलती है, उनको लोन लेना हो तो तुरंत मिल जाएगा, उनको कोई भी सुविधाएं गवर्नमेंट से चाहिए तो तुरंत मिलती है, लेकिन वो अब चौथे नंबर पर आते हैं। यही आप देखेंगे ना, थोड़े 7-8 साल पहले जाएंगे तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स 1 या 2 में हमेशा होता था। ठीक है, 2 में तो होता था, इनकम टैक्स भी उसके नीचे आता था। ये इनकम टैक्स तो बढ़ना चाहिए, लेकिन जीएसटी, ये आपको देखिए जीएसटी से ऊपर तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स आना ही चाहिए, लेकिन जीएसटी क्योंकि पूरे देश देता है। आपको लगता है कि हम टैक्स नहीं देते हैं, इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप जीएसटी के माध्यम से हर एक चीज पर रुपए दे रहे हैं, चाहे आप जो भी छोटी छोटी सुई भी लीजिए उस पर ही जीएसटी लग के ही आता है। अब देखिए रुपीज गोज टू यानी रुपया जाता कहाँ है, आपके टॉप 5 अच्छा हम देख लेते हैं। पहले देखिए स्टेट में शेयर चला जाता है, लगभग 21% शेयर आपका स्टेट्स को दे दिया जाता है, जो टैक्स और ड्यूटीज होती हैं उनका स्टेट को शेयर चला जाता है। इसको देखिए इंटरेस्ट पेमेंट, जो आप बारोइंग ले रहे हैं, जो लाइबिलिटीज हैं आपके ऊपर, 19% आपके इंटरेस्ट पेमेंट है, ना कि उसका मूलधन, ये केवल आप 19% हम इंटरेस्ट हर साल पे करते हैं। इसका तीसरे नंबर पे आपका आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि 16% है। इसके बाद अदर एक्सपेंडिचर है जो 9% है। इसके बाद फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, ये आपके 9% है। डिफेंस में आपके 8% खर्च होता है। अब देखिए एक्सपेंडिचर हम देख लेते हैं कि टॉप में किसमें देखिए डिफेंस में आपका 4.54 लाख करोड़ है, ये चीज आपको ध्यान देना। डिफेंस का बजट, रूरल डेवलपमेंट में 2.65, एग्रीकल्चर में 1.51 लाख करोड़, एजुकेशन में देखिए आप 1,25,638 करोड़ मात्र खर्च किया जा रहा है। आप समझिए जीडीपी हमारी कितनी है, जीडीपी आप देखेंगे लगभग हमारी कितनी है, 350 बिलियन डॉलर के लगभग पहुंच गई है। 350 बिलियन डॉलर में हम 1,25,000 करोड़ मात्र खर्च कर रहे हैं। और बजट पर भी आप देखिए तो बजट आपका भी 45-46 के आसपास है, 45-46 बिलियन डॉलर के आसपास। उसमें देखिए 1.2, आप समझिए कितना परसेंट बन रहा है। हेल्थ में आप देखिए कितना कम कर रहे हैं, 89,287 करोड़ मात्र। अब देखिए कैपिटल गेन्स की बात कर लेते हैं, कैपिटल गेन टैक्स है ये। देखिए लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म गेन टैक्स ये है क्या, जैसे आप शेयर मार्केट में देखते हैं ना, शेयर मार्केट में यदि आप, एक सेकेंड, शेयर मार्केट में यदि आपने एक साल से अधिक कोई भी शेयर खरीद रखा है, एक साल तक उसे आप मेंटेन कर रहे हैं, और एक साल के बाद जो भी आपको उससे फायदा मिल रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना, उस पर आपको 10 से 12.5%, पहले 10% टैक्स, इसे 12.5% कर दिया गया है, 12.5% कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स है, यदि आप एक साल से पहले ही उस प्रॉफिट को निकाल लेते हैं तो उस पर आपको 20% टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, आप समझ सकते हैं। पहले शेयर मार्केट को गवर्नमेंट बढ़ावा देती है, उसके बाद उससे भी टैक्स लेना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। आप जो देखिए खरीद फरोख्त करते हैं उस पर तो अलग टैक्स लगता ही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप जो प्रॉफिट कर रहे हैं उस पर भी आपको टैक्स लगेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये आपको ध्यान देना, शायद इस पर 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख यदि आप कमाई करते हैं पूरे साल भर में तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इससे ऊपर यदि आपका टोटल कमाई पहुंचती है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। एंजल टैक्स की बात करें, एंजल टैक्स आपको वही है, जैसे आप सुनते हैं ना, कोई भी स्टार्टअप है उस पर आप देखेंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो रुपए लगाते हैं उसे हम एंजल टैक्स कहते हैं, उस एंजल टैक्स को अब एबॉलिश कर दिया गया, यानी उनसे अब नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। फॉरेन कंपनीज को कॉर्पोरेट टैक्स में 40% से यहाँ पर देखिए 35% कर दिया गया है। आप देखेंगे ना, आम आदमी पर या जीएसटी में इन पर कोई छूट नहीं मिल रही, लेकिन फॉरेन कंपनी जो भी आपकी भारत में आना चाहेंगे तो उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से 35% कर दिया गया है। पर्सनल इनकम टैक्स का देख सकते हैं स्लैब, 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स है, 3 से 7 लाख तक 5% का टैक्स है, 7 से 10 लाख के बीच में 10% टैक्स है, 10 से 12 लाख में आपको 15% का टैक्स देना होगा, 12 से 15 लाख के मध्य में 20 लाख 20% आपको, और 15 लाख से अधिक आपकी यदि आय है तो आपको 30% यहाँ पर टैक्स जो है आपको देना होगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा से और चीजें हैं जो आपको देखिए बजट एट ग्लांस है, यहाँ पर हम देखिए 2-3 चीजें देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आपको चीज समझ में आ ही गई होगी कि आपको रुपया कहाँ से क्या आ रहा है। यहाँ पर हम योजनाओं पे देखने वाले हैं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी योजना के लिए कितने रुपए, जैसे मनरेगा हो गई और स्वच्छ भारत मिशन, इन सब में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको कितनी क्या योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। बजट पूछ लेता है क्वेश्चन कि इस योजना पर कितने रुपए क्या मिला है इस बार बजट में। तो यहाँ पर देखिए हम यदि देखेंगे, एक सेकेंड, ये देखिए, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको ध्यान देना है। देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है, देखिए नेशनल आयुष मिशन, इस पर देखिए 2024-25 में कितने खर्च की बात की गई है, 1200 करोड़ की बात की है। देखिए 2023-24 में कितना खर्च किया गया था, 815 करोड़, ठीक है। तो 1200 करोड़ इस बार का बजट रखा गया है, इसके लिए आयुष मिशन के लिए। ये चीज आपको ध्यान देनी। समग्र शिक्षा अभियान के लिए आप देखिए कितना रखा गया है, 37,500 करोड़, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसे हम पीएम पोषण कहते हैं, मिड डे मील जो आपको पहले चलता था उसका नाम बदल दिया गया था, पीएम पोषण कर दिया गया है। इस पे आप देखिए पहले 10,000 करोड़ था और वर्तमान में 12,467 करोड़ यहाँ पर किया गया है, ठीक। इसको देखिए राइजिंग इंडिया स्कूल जो कि आपकी पीएम श्री योजना है, पीएम श्री के लिए आप देखिए 6,050 करोड़ रखा गया है, ठीक है। और आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर, आयुष्मान भारत देखिए जन आरोग्य योजना जो है, इसके लिए कितना बजट रखा गया है, 7300 करोड़, यानी 7,300 करोड़ यहाँ पर बजट रखा गया है, ये भी आपका बढ़ा है, ठीक है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मिशन है, यहाँ पर देखिए 2100 करोड़ था, ये भी आपका 3200 करोड़ हो गया, ये भी आपका बढ़ा है। इसको देखिए वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम में आप देखेंगे ये 300 करोड़ था, इसे 1,050 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपकी शहरी है, इस पर आप देखेंगे 22,000 के आसपास का बजट था, वर्तमान में 30,171 करोड़ यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए अमृत योजना जो है, देखिए अटल अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे देखिए 5200 करोड़ था, वर्तमान में कितना बजट अनुमान है 2024-25 के लिए, 8,000 करोड़ का अनुमान रखा गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आप देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए क्या किया गया है, कितना इसे जोर शोर से जो 2014-15 में लॉन्च किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन, टॉप 100 सिटीज को, पहले 8,000 करोड़ था, इस साल कितना दिया गया है, मात्र 2,400 करोड़, आप सोच सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन आप देख लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन जो आपका शहरी है, पहले 2,550 था, इसे 5,000 करोड़ कर दिया गया है, ये भी आपका बढ़ा है, ठीक है। इसको देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आप देखेंगे 7,031 करोड़ था, इसे वर्तमान में 9,339 करोड़ रखा गया है, ठीक है। इसको देखिए स्वच्छ भारत मिशन जो आपका ग्रामीण है, इस पे देखिए इतना ही लगभग 7,000 करोड़ को बढ़ाकर 7,192 करोड़ किया गया है।
अब आपको ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है, मनरेगा जिसे हम कहते हैं। 86,000 बजट था। वर्तमान में अनुमान जो आपके बजट कितना रखा गया है, 86,000 करोड़ ही रखा गया, इसमें ना घटाया गया ना बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 17,000 करोड़ था, वर्तमान में कितना किया गया है, ये बजट में 19,000 करोड़ रखा गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना में कितना रखा गया है, तो 15,047 करोड़ रखा गया है, पिछले वर्ष 14,000 के आसपास खर्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जिस पर आप देख सकते हैं। देखिए अभ्युदय योजना की बात करें तो अभ्युदय योजना में आप देख सकते हैं पहले 450 करोड़ था, वर्तमान में इसे बढ़ाकर 2140 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। और आपके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें, मिशन शक्ति आप देख सकते हैं, मिशन शक्ति में कितना रखा गया है, 3146 करोड़ रखा गया है, ठीक है। और आप देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, देखिए 60,000 करोड़ था, वर्तमान में भी 60,000 करोड़ ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपको ध्यान देना है, ये सब ठीक है। देखिए यूरिया सब्सिडी आप देखिए, ये आपके पेपर में आएगा, लेकिन आप समझिए सब्सिडी में हमारा कितना रुपया जाता है, 1.19 लाख करोड़ लगभग ये हमारा बजट इस बार रखा गया। आप समझिए कितना ज्यादा बजट जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इन योजनाओं को हमने देख लिया, और यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपके खर्च, थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये थोड़ा इससे आपको समझ आई। देखिए आप बजट की थीम आपकी कौन कौन सी, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास, ठीक। और इसके बाद अब ये सब चीजें हो गई, ये सब मैंने आपको, तो ये सब आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल में सब चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। और थोड़ा मैं आपको जो चीज दिखाना चाहता था, ये आप देख सकते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट की। देखिए आप बात करें कितना आपको 31.3 करोड़ है, कैपिटल रिसिप्ट 16.9 के आसपास है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं 37.1 करोड़ है, और आप इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखिए 15 करोड़ के आसपास है, 15 लाख करोड़, ठीक है। और आपको क्या कहते हैं, देखिए मनरेगा में आपको कितना बजट रखा गया है, तो 86,000 करोड़ रखा गया है, ठीक है। 2023-24 में कितना था, 60,000 था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप समझिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने हमारे कितना, मात्र 1200 करोड़ रुपए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इतने बड़े देश में हम केवल 1200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए 2228 करोड़। एक सेकंड, आप देख सकते हैं पीएलआई स्कीम जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए 2143 करोड़ है, ठीक। सोलर पावर के लिए हम लोग 10,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो एलपीजी सिलेंडर के लिए 1500 करोड़, और देखिए 2023-24 में मात्र 180 करोड़ था। यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका कितना ज्यादा हम किस योजना पर खर्च कर रहे हैं। डिफेंस में देखिए 4,54,000 यानी 4.54 लाख करोड़ लगभग हम खर्च कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट में हम 2,65,803 करोड़, एग्रीकल्चर पर हम 1.51 लाख करोड़, होम अफेयर्स पर 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख करोड़। एजुकेशन में देखिए 1.25 लाख करोड़ के आसपास ही केवल खर्च करें। आईटी टेलीकॉम में हम 1,16,000 करोड़, इसमें से 90,000 करोड़ तो सिर्फ आपको किसको मिलने वाले हैं, बीएसएनएल को, आप समझ सकते हैं। 1,16,000 करोड़ में से 90,000 करोड़ तो आपकी बीएसएनएल ही ले जाएगी। हेल्थ में 89,000 के आसपास, एनर्जी में 68,000 के आसपास, सोशल वेलफेयर में 56,501 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।